मित्रों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आप लोगों को आज एक विशेष मर्ज के बारे में बताना चाहता हूं और इसके लिए हमने चुना है केवल बनारस से ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ और उसमें भी नेत्र कैंसर रोग विशेषज्ञ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के चिकित्सक हैं प्रोफेसर आर.पी. मौर्य। इन्होंने इस विषय पर काफ़ी शोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार वो उनके पर से पेपर छपते रहते हैं और इतना ही नहीं उन्होंने कई इंटरनेशनल समिट में भी अपने आप को अपने शोध को प्रस्तुत किया है। अभी हाल ही में आप मलेशिया से लौटे हैं तो ज़्यादा दरअसल आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आई कैंसर पर है और आई कैंसर में भी दो तरह के कैंसर हैं जिसमें एक जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे के उनकी आंखों में जो कैंसर हो रहा है और जो काफ़ी गंभीर है उस विषय पर बातचीत करेंगे और साथ ही एक दूसरा कैंसर आंखों में जो पाया जा रहा है वो 50 साल से अधिक उम्र के वयस्क लोगों में ये कैंसर पाया जाता है। तो हम सीधे बिना विलंब के आपको लिए चलते हैं डॉक्टर मौर्य साहब से और उनसे पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो हम चलते हैं डॉक्टर मौर्य के पास। डॉक्टर मौर्य आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा कि आप अभी मलेशिया से लौटे हैं उसके पहले आप हांगकांग और दुनिया के तमाम देशों में यहाँ तक कि विकसित देशों में भी आपने अपना परचम लहराया है और आंखों के कैंसर को लेकर के। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आंखों में भी कैंसर होता है क्या? सर प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब आपको इस विषय को चुनने के लिए और समाज के उन लोगों को एक जागरूक करने के लिए आवश्यक जानकारी मेरे माध्यम से देने के लिए आंखों के कैंसर या शरीर के कैंसर के बारे में जो कि जानलेवा भी होता है तो आपको इसके लिए धन्यवाद। और ये बताना चाहूँगा कि आंखों में भी कैंसर होता है और आंख के किसी भाग से में कैंसर हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये वैसे तो किसी उम्र में भी हो सकता है लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक जानलेवा गंभीर कैंसर होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा या दृष्टि पटल का कैंसर। और दूसरा जो है बुजुर्गों में ज़्यादा होने वाला कैंसर है पलकों का कैंसर, आँख की आंसू की ग्रंथियों का जिसे हम कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड का कैंसर और उनकी आँख में भी जो है मांसपेशियों का कैंसर और यहाँ तक कि द्वितीयक कैंसर जो साइनस से या नाक से मुंह से होते हुए भी आंख में प्रवेश कर सकता है। ये ब्रेन के अंदर कोई कैंसर हो वो भी आंख के अंदर आ सकता है नेत्र गुहा में ऑर्बिट में, क्योंकि हमारा आंख का जो बनावट है ऑर्बिट है वो नाक के बगल में साइनस के बगल में ब्रेन से सटा हुआ है जो है। तो इस तरीके से आंखों में कैंसर किसी भी भाग में हो सकता है और ये कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और उचित इलाज के द्वारा आंखों की रोशनी, मरीज की आंख और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। जी अभी आपने कई तरह के कैंसर बताए तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? देखिए सर हर कैंसर का अलग अलग पहचान होता है चतुर्वेदी साहब। बच्चों के कैंसर का जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं उसके प्रारंभिक और एडवांस लक्षण अलग होते हैं। पलकों के कैंसर का अलग लक्षण होता है और आंख की जो नेत्र गुहा में लैक्राइमल ग्लैंड या अन्य कैंसर है उसकी पहचान अलग होती है। तो बच्चों में होने वाला जो रेटिनोब्लास्टोमा है उसकी पहचान है शुरुआत में बच्चों की आंख के अंदर एक बिल्ली की आंख की तरह सफेद या पीली चमक का दिखाई देना जिसे कैट्स आई रिफ्लेक्स या ल्यूकोकोरिया कहते हैं। कुछ बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा होने पर आंखें तिरछी हो जाती हैं, भेंगापन हो जाता है या स्क्विंट हो जाता है। अगर समय से इलाज न किया जाए तो ये रेटिना से निकलने वाला ट्यूमर आंख के गोले के बाहर आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में समलबाई जैसे लक्षण आ जाते हैं और उसके बाद भी अगर इलाज न किया जाए तो आंख पूरी बाहर निकल आती है।
जिसे हम प्राप्तोसिस कहते हैं, और आगे चल करके आंख बाहर भी निकलती है और पीछे की तरफ आंखों की नसों के द्वारा, जिसे हम दृष्टि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, उसके माध्यम से ये हमारे ब्रेन में भी पहुंच जाता है बच्चे की। और ब्रेन के साथ साथ ब्लड के माध्यम से रेटिनोब्लास्टोमा बड़ी हड्डियों में, कपाल में, हाथ पैर की हड्डियों में, सीने की हड्डियों में भी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से बच्चों के कैंसर की पहचान जो है वो स्टेज के अनुसार होता है। जो है शुरुआती लक्षण अलग होते हैं, एडवांस स्टेज में अलग। ये कितना गंभीर होता होगा बच्चों का कैंसर? देखिए सर, बच्चों का कैंसर बहुत गंभीर है। देखा गया है कि लगभग हर 18,000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में एक को रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। और बच्चों में होने वाले सभी कैंसर का, जैसे कि उनके किडनी का और लीवर का, ब्रेन का, सभी कैंसर का 3% रेटिनोब्लास्टोमा ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे देश में रेटिनोब्लास्टोमा के मरीज कम रिपोर्ट करते हैं। वो अज्ञानता की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से और गरीबी की वजह से वो अपनी उस बीमारी को प्राथमिकता पे नहीं देते। घर के सदस्य हैं, माँ बाप हैं, और जो प्राथमिक स्कूल में उनके अध्यापक हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज करने वाले जो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको इस रोग के बारे में जानकारी नहीं है, उसके प्रारंभिक लक्षण के बारे में नहीं जानते। इसलिए हमारे देश में थोड़ा लेट आते हैं, उनका प्रेजेंटेशन लेट होता है जब एडवांस स्टेज में फैल जाती है बीमारी। लेकिन आवश्यकता आज है कि उनको जागरूक करने की। अभी आपने बताया भींगापन जी, ये भींगापन काफी अरसे से सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। जी, जी। तो वो एल्डरली पीपल में भी इस तरह की दिक्कतें दिखाई देती, तो उससे उस भींगेपन में और ये जो बच्चों में होता है उसमें भी कुछ अंतर होता है? बहुत अंतर है। देखिए ऐसा है, भींगापन होने का मुख्य कारण ये नहीं है। कारण ये है कि जब हमारी एक आंख, दो आंखें होती हैं, दोनों से हम सीधे किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से रेटिना में कोई विकृति है या आंख के जिस रास्ते से हमारी लाइट जाती है उसमें कहीं कोई विकृति हो, जैसे जन्मजात मोतियाबिंद नहीं हो गया, अगर एक आंख में मोतियाबिंद है हम इलाज नहीं करेंगे, या अगर मान लीजिए बच्चे को एक आंख में पावर बहुत ज्यादा है, चश्मे का एक में 0 पावर है, और जिस आंख में पावर है उसका सही समय से पहचान नहीं हो पाई और चश्मा समय से लगाया नहीं, तो भी आंख तिरछी हो सकती है। या वृद्धावस्था में या यंग पेशेंट में कभी चोट लग गई रेटिना में, और या उसने सूर्य ग्रहण देख लिया, या किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया रेटिना में और वो नोटिस नहीं कर पाया, उसका समुचित इलाज नहीं किया, तो वो आंख निष्क्रिय हो जाती है। तो जो आंख निष्क्रिय होती है वो आंख तिरछी होने लगती है, तो वो भेंगापन का कारण है। इसी तरीके से रेटिनोब्लास्टोमा जब होता है तो आंख के पर्दे में, जो पर्दे का सबसे नाजुक हिस्सा होता है मैकुला, सेंट्रल रेटिना, उसमें वो ट्यूमर हो जाता है, तो उस आंख से बच्चा देख नहीं पाता। तो जिस आंख से दिखाई नहीं पड़ता वो आंख निष्क्रिय, लेजी होकर तिरछी हो जाती है। तो बच्चों के रेटिनोब्लास्टोमा का कारण तिरछा होने का ये है। यही कामोबेश जो है सभी रेटिना की विकृति में होता है अगर उसका समय से इलाज नहीं किया जाए तो। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम मतलब कहने का ये है कि अगर किसी वजह से बच्चा अगर स्कूल गोइंग है या घर में ही है और वो कुछ दिनों के बाद ये शिकायत करता है अपने गार्जियन से या अपने शिक्षक से कि हमको इस आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे तत्काल गंभीरता से लेना चाहिए और नेत्र विशेषज्ञ से उसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया ये काफी गंभीर मामला हो सकता है आगे चल करके, और शुरुआत में ही अगर उसका ट्रीटमेंट सही तरह से हो गया तो उसे मैंने आगे चल करके जो होने वाली जो विकृतियां हैं आंखों में और जीवन को भी बचाया जा सकता है। एक चीज जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि अपने बीएचयू में इस बच्चों के कैंसर को लेकर के भी कुछ केसेस आ रहे होंगे और क्या स्थिति है उसकी? देखिए, बच्चों के रेटिनोब्लास्टोमा के कैंसर के मरीज आते हैं, या तो कोई डॉक्टर रेफर करता है या माँ बाप उसको गंभीरता से लेते हैं कि आंख तिरछी हो रही है, आंख में बिल्ली की आंख की तरह चमक है। लेकिन अधिकांश जो बच्चे आ रहे हैं वो एडवांस स्टेज में आ रहे हैं। हम तो देखते हैं करीब 60 से 70% बच्चे जब आंख बाहर निकल आती है, उस आंख में रोशनी नहीं रहती, आंख लाल हो जाती है, दर्द में तब आते हैं जो है। तो ऐसे स्टेज में फिर हम बच्चे की आंख को निकालना ही मेरी विकल्प होती है जो है। CT स्कैन MRI करा के कंफर्म करते हैं
और उसके बाद आंख को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे मरीज देखा जाए तो महीने में 1-2 तो आते ही हैं, और साल में देखा जाए तो 20 से 25 मरीज कम से कम आते हैं रेटिनोब्लास्टोमा की, जबकि इससे ज्यादा मरीज समाज में होंगे। वो आइसबर्ग की तरह है कि समुद्र के नीचे जो है आइस का वो पार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल जो आ रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमको दिखते हैं। तो इसका बाल रोग में और हमारे यहाँ विभाग में हम लोग मिल के इलाज करते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर अर्ली स्टेज में आया है तो दवाइयों से, सेकाई से, क्रायोथेरेपी से मरीज की आंख को बचाया जा सकता है जो है। ये जैसे कि अगर कोई एक बच्चे को लेकर के कोई गार्जियन आपके पास आता है जी। और उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रारंभिक दौर में तो अभिभावक भी यही बताएगा जी। कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, जी, जी। इसकी आंख कुछ अजीब तरह से दिखाई जी, दे रही है। जी। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको आंख का कैंसर है? देखिए, ऐसा है कि बच्चे हमारे पास आते हैं और जिन बच्चों में आंख में सफेद चमक दिखती है, ल्यूकोकोरिया, जो कि शुरुआती स्टेज है, हम उसी की बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है कंफर्म करना। जो पेरिफेरी में डॉक्टर हैं उनके लिए भी कठिन होता है कि ये मोतियाबिंद है कि ये रेटिनोब्लास्टोमा है। तो उसको जब हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो हम उसको पहले प्यूपिल डायलेट करके, पुतली फैला के पर्दे की जांच करते हैं। फिर ये देखते हैं कि ये सफेदी जो है मोतियाबिंद नॉर्मल लेंस जो प्राकृतिक लेंस है उसकी जगह पे है या रेटिना में है। दूसरी चीज, हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमको ट्यूमर मास दिखता है, उसमें कुछ कैल्शियम डिपॉजिट दिखते हैं, और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम एमआरआई भी कराते हैं। एमआरआई से ये पता चल जाता है कि ये ट्यूमर जो है दृष्टि तंत्रिका तंत्र ऑप्टिक नर्व के माध्यम से पर्दे से होते हुए ब्रेन की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर वो ट्यूमर होगा तो दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में ट्यूमर नहीं है तो हमको केवल मोतियाबिंद जैसी सफेदी दिखेगी जो है। इस तरह से बहुत अन्य कारण भी होते हैं जिसमें आंखें सफेद दिखती है, जैसे रेटिना डिटैच हो गया, वो दिखेगा। तो और अगर एडवांस स्टेज में आया है, गले की गिल्टियों में भी ट्यूमर पहुंच गया है, तो हम लोग गले की गिल्टी से एक बूंद निडल एस्पिरेशन, उसको बोलते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, उससे निकाल के ट्यूमर की कोशिकाओं को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। शरीर के अन्य भाग में फैल गया है तो उसके लिए हम पैट स्कैन करवाते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये शरीर के अन्य भाग में पहुंच गया है, तो उस समय फिर केवल कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ही दे पाते हैं। तो ये कहने का मतलब कि कैंसर का कंफर्म करना, पुष्टि होना, उसके लिए हमको कुछ रेडियोलॉजिकल जांच करनी पड़ती है, और वो क्लिनिकल अनुभव के आधार पे भी डॉक्टर पहचान सकता है, लेकिन अर्ली लक्षण को पहचानना, जानना बहुत जरूरी है। इसकी बायोप्सी वगैरह भी कराई जाती होगी? देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा अन्य कैंसर की तो हम बायोप्सी करते हैं, जैसे पलकों का कैंसर है, लैक्राइमल ग्लैंड का है, नेत्र गुहा के कैंसर का, लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा में बायोप्सी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो और फैलने का डर रहता है, इसलिए पूरी आंख को ही निकाल लेते हैं जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा फैला हुआ जिस आंख में, या मान ली उसको हम इनिकुलिएशन कहते हैं, नेत्र विच्छेदन। लेकिन अगर मान लीजिए कि रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर आंख के नेत्र गोलक से बाहर, रेटिना के ऑर्बिट में, नेत्र गुहा के हड्डी में पूरा फैला हुआ है, तो उस समय पूरा का पूरा जो है नेत्र आई गोलक को भी निकालते हैं, और ऑर्बिट में यानी नेत्र गुहा हड्डी के अंदर जितनी भी मांसपेशियां हैं, फैट हैं, ऑप्टिक नर्व, सब निकाल देते हैं, जिससे कि कैंसर कम से कम और न बढ़े जो है। और उसके बाद फिर कीमोथेरेपी और सेकाई भी करते हैं जो है। तो कहने का मतलब ये कि इलाज निर्भर करता है उसकी स्टेज की ट्यूमर। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी जिक्र किया था बातों में जी कि उसकी आंख निकालने की भी स्थिति पैदा हो जाती है, जी जी तो मान लिया जाए कि किसी एक आंख में इस तरह की दिक्कत है जी और वो आंख निकालने की नौबत आ गई है, जी जी तो ऐसे में तो वो बच्चा आजीवन एक आंख से ही देख पाएगा? जी। देखिए, ऐसा है कि देखने के लिए हर व्यक्ति के पास दो आंखें होती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश उसके जीवन को खतरा है, जान को खतरा है, अगर कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा, तो देख नहीं पाएगा। इसलिए आंख को निकालते हैं, मरीज के साथी को, उनके गार्जियन को समझा के, बता के कि बच्चे को जीवन को बचाने के लिए आंख निकालना जरूरी है। आंख निकालने के बाद जो नेत्र गुहा में, ऑर्बिट में, बोनी कैविटी में रिक्तता आ जाती है, एक खालीपन आ जाता है, उसको बाद में चल करके हम लोग प्रोस्थेटिक आई होता है, आर्टिफिशियल आई, आजकल उसको सिंथेटिक मटेरियल से बनाते हैं, कुछ तो इतना बढ़िया बनाते हैं कि पता भी नहीं चलता है,
तो आर्टिफिशियल आई जो है प्रत्यारोपित कर देते हैं, जो कि देखने में सुंदरता को बनाए रखेगा, बच्चे के चेहरे की कुरूपता को कम कर देगा, लेकिन उससे बच्चा देख नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम समय से पहले इलाज करके उसकी एक आंख को भले निकाल लें, लेकिन उसके जान को बचा लें, तो जीवन पर्यंत कम से कम दूसरी आंख से देखता रहेगा। इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि हाल के वर्षों में आई बैंक भी शुरू हो गया है। जी। हालांकि बहुत ज्यादा जागरूकता उसको लेकर के भी नहीं है। जी। इन केस अगर कोई इस तरह का कोई आंख मिलती है तो क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे चतुर्वेदी साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा विषय नेत्र बैंक या कार्नियल ब्लाइंडनेस, जिसमें हमारी केवल कांच वाली पुतली धुंधली हो जाती है, फूली पड़ जाता है किसी भी बीमारी के कारण, चाहे चोट लगने के कारण, तो उसमें हम नेत्र प्रत्यारोपण, नेत्रदान से जो मिली आंखें होती हैं उसको प्रिजर्व करके नेत्र बैंक में रखते हैं और 1 महीने के अंदर उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। जो है ये एक बहुत अच्छा विषय है कि लोग आंखें दान नहीं करते हैं, शरीर जला देंगे, जमीन में बरीड कर देंगे, जो है अलग अलग धर्म के लोग, लेकिन नेत्रदान के लिए जागरूकता नहीं। उस पर हम लोग फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे जो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ कि ये रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से जब आंख निकाली जाती है उसमें पूरी आंख निकाल दी जाती है, तो उसमें कार्निया ट्रांसप्लांट करने का कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि नेत्र प्रत्यारोपण नाम जरूर दिया गया है, लेकिन उसमें हम पूरी नेत्र को प्रत्यारोपित नहीं करते हैं, उसके आई बाल को और ऑप्टिक नर्व को ब्रेन से नहीं जोड़ पाते हैं। हम केवल कांच की जो पुतली जो सफेद हो जाती है, जो कि मृतक व्यक्ति की 5 से 6 घंटे तक जिंदा रहती है, क्योंकि उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वही हम केवल काट के निकालते हैं और वही प्रत्यारोपित कर सकते हैं। बाकी पूरे आंख को हम नहीं प्रत्यारोपित करते, क्योंकि ब्लड सप्लाई मृत्यु के बाद बंद हो जाती है। तो जब जिस टिश्यू को, जिस कोशिका को, जिस अंग को अगर रक्त का संचार नहीं होगा तो डेड हो जाएगा जो है। तो इसलिए ये धारणा लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी कारणवश आंख निकाल दी गई चोट लगने से, ट्यूमर, कैंसर से, तो उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की आंख लगा दी जाएगी। दूसरे व्यक्ति की केवल कार्निया, दृष्टि श्वेत पटल जिसको हम बोलते हैं, स्वच्छ पटल, वही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने बच्चों के जीवन दान के संबंध में इतनी सारी जानकारी दी, उनके दृष्टि बाधित होने से उनको बचाने के लिए जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। स्वागत है।